सो वेलकम बैक टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बेसिकली बात कर रहे हैं आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड। जी हाँ बच्चों, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी कि द्वितीयक क्रियाएं, उस लेसन के बारे में। और ये सिंगल पार्ट वीडियो है, इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। और एक चीज इस लेसन के बारे में, स्पेशली ये टर्म 2 का लेसन है, क्योंकि फर्स्ट जो एक्टिविटी थी प्राइमरी वाली प्राथमिक क्रियाएं, वो तो आपके टर्म 1 एग्जाम में आ गई है, लेकिन जो सेकेंडरी, थर्ड एंड जो फोर्थ है वो आपके टर्म 2 में आने वाली है। तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और साथ ही बच्चों, आपको इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स प्रोवाइड कराए गए हैं वहां पे वो अपडेटेड होते रहेंगे, तो आप सारी वीडियो वहीं से आराम से देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाने वाला हूं, ताकि आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छा जा सके। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को हम शुरू कर ले। आज का जो हमारा चैप्टर का कंटेंट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक जिसका नाम है उद्योगों का वर्गीकरण, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। और इन्हीं टॉपिक से जुड़े कुछ अदर टॉपिक्स भी हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो देखिए ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको ये लेसन को अच्छे तरीके से समझने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए फिर सबसे पहले जानते हैं आर्थिक क्रियाओं के बारे में। तो देखिए, मनुष्य द्वारा किया गया वह कार्य जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे एक अर्थव्यवस्था में 4 आर्थिक क्रियाएं होती है। सबसे पहले प्राथमिक, फिर द्वितीय, फिर तृतीय और चौथी चतुर्थ। तो इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य क्या करता है, आय को अर्जित करता है। अब लोग जो होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटी में लगे होते हैं, कोई प्राथमिक क्रियाओं में, कोई सेकेंडरी, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। तो इन्हीं के माध्यम से किसी की आय ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की इक्वल होती है। तो आई होप आपको आर्थिक क्रियाओं के बारे में अब पता चल चुका होगा। आगे हम देखते हैं द्वितीयक क्रियाओं के बारे में, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है। इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर करवाया था उसका नाम था प्राथमिक क्रियाएं, जिसमें मैंने आपको बताया था कृषि के बारे में, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन के बारे में, जो कि प्राथमिक क्रियाएं के कुछ उदाहरण थे। यहाँ बात हो रही है द्वितीयक क्रियाओं के बारे में। तो देखिए, द्वितीयक क्रिया वह होती है जिसमें कच्चे माल का रूप बदलकर उपयोगी वस्तु में तैयार कर लिया जाता है, और ये सब पॉसिबल हो पाता है मशीनों की सहायता से, ताकि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। अगर एक उदाहरण की बात की जाए तो देखिए, कच्चा माल के रूप में जैसे एक सामान्य लकड़ी, और उसको तैयार वस्तु में बदलना, जैसे कि अलमीरा में या फिर पलंग में या फिर टेबल में, ये क्या होता है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। आगे हम देखते हैं विनिर्माण के बारे में। ये विनिर्माण, इसका संबंध वस्तु के उत्पादन से होता है। इसमें छोटी वस्तु से लेकर बड़ी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ये जो टॉपिक है आपका मेन कंटेंट का टॉपिक है, जो कि आने वाली स्लाइड में मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है विद एग्जाम्पल के साथ। आगे हम देखते हैं निर्माण की छोटी इकाई। तो देखिए, निर्माण की छोटी इकाई कुटीर उद्योग है। कुटीर का मतलब होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू। आगे हम देखते हैं उपभोक्ता वस्तु उद्योग के बारे में। तो इसमें ऐसे सामान का उपयोग किया जाता है जो सीधे तरीके से उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन इत्यादि, ये सब उपभोक्ता वस्तु के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से जो हमारे टॉपिक शुरू होंगे वो हमारे मेन कंटेंट से रिलेटेड है। तो आइए फिर सबसे पहले जानते हैं अपने पहले टॉपिक, जिसका नाम है विनिर्माण की प्रक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि कच्चे माल का उपयोग करके उसे तैयार वस्तु में बदल दिया जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है वो मशीनों, औजारों और श्रम के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती है। एक उदाहरण के तौर पे जैसे एक सामान्य लकड़ी का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, और आगे चल के इसे मशीनों, औजारों और श्रम के माध्यम से अलमीरा में, टेबल में या फिर बेड में बदल दिया जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि रबड़ जो होती है वो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और मशीनों, औजारों और लेबर के माध्यम से उसे टायर में बदल दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आगे हम देखते हैं विनिर्मित सामान यानी कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, या तो सेल्फ यूज के लिए काम आते हैं या फिर एक्सपोर्ट यानी बेचने के लिए। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला यानी कि हैंडमेड से लेकर उच्च तकनीकी यानी हाई टेक्नोलॉजी तक की बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं।
और इसी कारण इसमें क्या होता है कि कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदल दिया जाता है। तो आप इस वीडियो के थ्रू भी विनिर्माण की प्रक्रिया को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया कि विनिर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से की जाती है। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए कुछ बेसिक चीजों की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी है। सबसे पहले भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर, और दूसरे मानवीय कारक यानी कि ह्यूमन फैक्टर। तो भौतिक कारकों में सबसे पहले आता है कच्चे माल की उपलब्धता। तो देखिए, किसी भी उद्योग को रन करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कच्चे माल की यानी रॉ मटेरियल की, तभी तो उस कच्चे माल का उपयोग करके तैयार वस्तु में बदला जाएगा। दूसरा है अनुकूल जलवायु यानी फेवरेबल क्लाइमेट। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए वहाँ की जलवायु का अनुकूल होना अति आवश्यक होता है, तभी वह उद्योग अच्छे से चल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उद्योग को जरूरत है सर्दी की लेकिन वहाँ पड़ रही है ज़्यादा गर्मी, और ऐसा ये भी नहीं है कि उद्योग को जरूरत है गर्मी की और वहाँ पड़ रही है ज़्यादा सर्दी। तो ऐसी स्थिति में जलवायु जो वो काफ़ी मायने रखती है। आगे हम पढ़ते हैं शक्ति के साधन। शक्ति के साधन से मतलब ये है कि उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनों का होना अति आवश्यक है, तभी क्या होगा उत्पादन तेजी से किया जा सकेगा। आगे हम देखते हैं जल की उपलब्धता। तो किसी भी उद्योग को रन करने के लिए जो वाटर होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो उत्पन्न की जाती है, तभी उद्योग अच्छे से चल पाते हैं। मानवीय कारक में हम पढ़ते हैं सबसे पहले श्रम। तो उद्योगों में काम करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है श्रम यानी लेबर की, यानी मशीनों को चलाएगा कौन। दूसरा है पूंजी। तो इतनी सारी चीजें लाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उसे पूंजी के रूप में किया जाता है। और तीसरा है परिवहन के साधन। तो यानी कि जब बड़ी बड़ी चीज़ों को मंगाया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा, तो उसमें क्या होता है परिवहन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और चौथा है बाजार। तो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो बाजार होता है सबसे बेहतरीन जगह होती है, इसलिए जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो उसके लिए बाजार का होना भी अति आवश्यक है। और पांचवी है सरकारी नीतियाँ। और सरकारी नीतियों में क्या होता है कि जो उद्योग होते हैं उसके लिए गाइडलाइन जारी की जाती है और उन्हीं के आधार पे उद्योगों में क्या होता है उत्पादन किया जाता है। तो आई होप आपको उद्योगों की स्थापना से संबंधित जो उसके प्रभावित करने वाले कारक है वो अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने चैप्टर के कंटेंट में बताया था कि उद्योगों का वर्गीकरण वाला जो टॉपिक है वो इस लेसन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं 1 मार्क में, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में। तो आइए जानते हैं फिर इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, फिर कच्चे माल के आधार पर, फिर उत्पाद के आधार पे, और लास्ट में स्वामित्व के आधार पर। तो यहाँ पे उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार के आकार के आधार पे किया गया है। सबसे पहले लघु पैमाने के उद्योग, फिर है बड़े पैमाने के उद्योग, और तीसरा है कुटीर उद्योग जिसे हम घरेलू उद्योग भी कहते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन उद्योगों में छोटी मशीनों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, जिस कारण इसमें जो पूंजी की इन्वेस्टमेंट है वो भी कम लगाई जाती है। खासकर ये जो उद्योग होते हैं वो विकासशील देशों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे भारत, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देशों में ये वाले उद्योग जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लोगों को काम यानी रोजगार के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। आइए कुछ जानते हैं लघु उद्योगों के बारे में। जैसे कि मोमबत्ती व अगरबत्ती बनाना, घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला कूलर, फैंसी ज्वेलरी, डिस्पोजल कप प्लेट बनाना, एल्युमिनियम का सामान जैसे बर्तन बनाना, हॉस्पिटल में प्रयोग किए जाने वाला स्ट्रेचर, करंट मापने वाला मीटर या वोल्ट मीटर, गाड़ी में लगने वाली हेडलाइट, कपड़े या चमड़े का बैग, बटुआ हुआ हैंड बैग, मसाले बनाने का काम, कांटेदार तार बनाना, टोकरी बनाना, ये सब क्या है लघु उद्योग के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में। तो देखिए, इन प्रकार के उद्योगों में बड़ी मात्रा में मशीनों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण यहाँ पे पूंजी की इन्वेस्टमेंट होती है वो भी ज्यादा करनी पड़ती है। खासकर ये जो उद्योग होते हैं वो विकसित देशों में बड़ी मात्रा में किए जाते हैं, क्योंकि ये उनका विकास का आधार होते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप के देश, यहाँ पे क्या होता है कि बड़े पैमाने के उद्योग ज्यादा मात्रा में किए जाते हैं, और जिनको चलाने के लिए शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, कच्चा माल और विकसित प्रौद्योगिकी यानी कि हाई टेक्नोलॉजी जैसी मशीनों का यूज ज्यादा किया जाता है। तीसरा हम पढ़ते हैं कुटीर उद्योग यानी कि घरेलू उद्योगों के बारे में।
तो देखिए इस प्रकार के उद्योगों में एक हस्तकार अपनी कला के आधार पर घरों में ही वस्तुएं बनाते हैं। यह स्थानीय मांग की पूर्ति करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रस्सी बनाना, सूत काटना, ये सब कुटीर उद्योग के उदाहरण है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अक्सर बच्चे कुटीर उद्योग और लघु पैमाने के उद्योगों को एक ही मानते हैं, क्योंकि इनके उदाहरण जो है एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते हैं। बट यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस ये पाया जाता है कि जहाँ कुटीर उद्योग में एक परिवार आसानी से अपनी हस्तकला के आधार पर चीजों का निर्माण करता है, यानी उत्पादन करता है, जिसमें पूंजी की जो आवश्यकता होती है केवल नाम मात्र होती है। वहीं दूसरी तरफ लघु पैमाने के उद्योगों में जो श्रमिक काम करते हैं उसमें क्या होता है कि उत्पादन जो होता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है, क्योंकि वो आधुनिक तरीका है। साथ ही इसके अंदर मशीनें और पूंजी की आवश्यकता भी कुटीर उद्योग की तुलना में ज्यादा होती है। इसी कारण क्या होता है कि इनके अंदर ये डिफरेंट पाया जाता है। तो आई होप अब आपको लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में अच्छे से डिफरेंट समझ आ चुका होगा। अगला है उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। सबसे पहले कृषि पर आधारित उद्योग, फिर खनिज आधारित, फिर रासायनिक आधारित, फिर पशु आधारित और लास्ट में वन आधारित। तो आइए पांचों को एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले कृषि पर आधारित उद्योग। तो देखिए खेतों से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसे तैयार माल में बदला जाता है, फिर उसे नगरीय और बाजार में भेजा जाता है बेचने के लिए। इसके कुछ उदाहरण है जैसे अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ जैसे चाय कॉफी, मसाले, तेल, वस्त्र, ये सब कृषि पर आधारित उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं। अगला है खनिज आधारित। तो देखिए इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे धात्विक खनिज में लोहा इस्पात यानी कि आयरन स्टील, फिर है अलोह धात्विक यानी नॉन मेटल, इसके अंदर आता है तांबा, एल्युमिनियम, और तीसरा है अधात्विक खनिज जिसमें सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है रासायनिक आधारित उद्योग। तो देखिए इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे पेट्रोलियम, नमक, लकड़ी, कोयला इत्यादि, ये सब रासायनिक आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण हैं। चौथा है पशु आधारित उद्योग। तो देखिए चमड़ा और ऊन, पशुओं से जो प्राप्त प्रमुख कच्चा माल होता है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त किया जाता है। पांचवा यानी लास्ट जिसका नाम है वन आधारित उद्योग। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो उपज होती है वो कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयोग लाई जाती है। उदाहरण के तौर पे फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस, घास जो होता है वो वनों से ही प्राप्त किया जाता है। तो आई होप आपको उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर आप अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगला है उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादन के आधार पर। तो यहाँ पे 2 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले आधारभूत उद्योग और दूसरा है वस्तु निर्माण उद्योग। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार होता है यानी बेस होता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अब बात आती है ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य उद्योग जैसे कि मशीन, औजार जो कि आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं यानी प्रोडक्ट के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें यह कच्चा माल प्रदान कराता है। इसी कारण इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। दूसरा है वस्तु निर्माण उद्योग। तो यह वह उद्योग होते हैं जो उत्पादों का निर्माण करते हैं जिन्हें सीधा उपभोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे चाय, रोटी, साबुन, टेलीविजन, इसे उपभोक्ता डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष तौर पर उपयोग कर लेता है। अगला जो हम देखते हैं वो है उद्योगों का वर्गीकरण उनके स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा निजी क्षेत्र, तीसरा संयुक्त क्षेत्र, जिसके अंदर सार्वजनिक और निजी दोनों आ जाते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। कहने का मतलब कि इन उद्योगों के ऊपर जो राइट्स होता है, जो कंट्रोल होता है, वो सरकार का होता है। सरकार ही इनका प्रबंध करती है, यानी गवर्नमेंट जो होते हैं वही इनको पूरी तरीके से मैनेज करती है। भारत में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के बीच है। उदाहरण के तौर पे जैसे सार्वजनिक भवन, स्कूल, पानी, गैस, लोहा इस्पात, ऐसे कुछ उद्योग है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं और खासकर विकासशील देशों में इन उद्योगों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो देखिए ऐसे उद्योगों का मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी होती है, जिसके कारण व्यक्ति या फिर निजी कंपनी ही इन उद्योगों को मैनेज करती है। खासकर विकसित देशों में यानी पूंजीवादी देशों में यह व्यवस्था अधिक देखने को मिलती है।
भारत की बात की जाए तो भारत में टाटा, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके कुछ उदाहरण हैं। तीसरा हम देखते हैं संयुक्त क्षेत्र यानी कॉम्बाइंड सेक्टर के बारे में। तो देखिए इनमें कुछ उद्योगों का संचालन सरकार करती है यानी पब्लिक सेक्टर के पास होता है, और कुछ निजी कंपनी मिलकर करती है। उदाहरण के तौर पे जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मित्तल एनर्जी लिमिटेड साझेदारी, इसके कुछ उदाहरण हैं। तो आई होप अब आपको उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये वाला जो टॉपिक है वो आपकी एनसीईआरटी बुक का आखिरी का टॉपिक है, जिसका नाम है प्रमुख उद्योगों का वितरण, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के आधार पर। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोहा इस्पात उद्योग यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो आइए जानते हैं कि इसके बारे में क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार होता है, इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो कि आगे उत्पादों के रूप में प्रयोग लाए जाते हैं, उन्हें कच्चा माल प्रदान करता है, और इसी कारण इसे भारी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि लोहा निकालने के लिए लोहा अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन और चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है यानी कि पिघलाया जाता है, और पिघला हुआ लोहा जब बाहर निकल के आता है और ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं, और इस कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है यानी स्टील बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग के कुछ प्रमुख देशों के बारे में जहां पे लोहा इस्पात उद्योग काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले अमेरिका, और इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र है जहां पे लोहा इस्पात उद्योग अच्छी मात्रा में किया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं पिट्सबर्ग के बारे में। तो देखिए पिट्सबर्ग जिसे जंग का कटोरा भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोहा इस्पात उद्योग है वो है तो सही, लेकिन उसकी मात्रा कम होती जा रही है, जिस कारण इसे जंग का कटोरा का नाम दिया गया है। दूसरा है शिकागो, तीसरा है इरी, चौथा है क्लीवलैंड और पांचवा है लोरेन। अगर यूरोप की बात करूं तो पहला इसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन, फिर आता है जर्मनी, फिर बेल्जियम, फिर लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और सोवियत रूस। एशिया जैसे कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो यहाँ पे जापान का टोक्यो और नागासाकी में लोहा इस्पात बड़ी मात्रा में किया जाता है। चीन के वुहान शहर में भी लोहा इस्पात काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। वुहान शहर वही है जहाँ पे कोरोना की शुरुआत हुई थी। तीसरा है भारत। तो भारत के अंदर कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग बड़ी मात्रा में किया जाता है। सबसे पहले जमशेदपुर। तो देखिए जमशेदपुर पर वही जगह है जहाँ से टाटा इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। दूसरा है भिलाई इस्पात, फिर है सलेम, फिर विशाखापट्टनम और भद्रावती। ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे लोहा इस्पात काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। उद्योगों के वितरण में दूसरा हम पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। तो देखिए पहला इसके अंदर है कि इस प्रकार के उद्योगों में सूती कपड़े का निर्माण करने के लिए हथकरघा यानी हाथ से बना, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी और कारखानों का अधिक उपयोग किया जाता है। तो आइए फिर सबसे पहले जानते हैं हथकरघा क्षेत्रों के बारे में, इसमें क्या होता है। तो देखिए हथकरघा क्षेत्रों में श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है, साथ ही ये अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार भी ज़्यादा प्रदान करता है। अर्ध कुशल श्रमिक वो होते हैं जिन्हें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन वे कार्य करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के उद्योगों में पूंजी की आवश्यकता भी कम लगती है, क्योंकि ज़्यादातर जो काम होता है वो हाथ से किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे सूत की कटाई करना हो, बुनाई करना हो आदि कार्य हथकरघा क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं बिजली करघा में। तो देखिए बिजली करघा में कपड़ा जो होता है वो यंत्रों यानी मशीनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है और उत्पादन जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, जिस कारण कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए जो पूंजी होती है उसकी आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि मशीनों के लिए खर्चा भी ज़्यादा आता है, इसलिए पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको हथकरघा और बिजली दोनों के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा। आगे हम पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योगों के प्रमुख देशों के बारे में। तो देखिए सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में कपास यानी कॉटन का होना अति आवश्यक होता है। इसी के माध्यम से जब इसे तैयार वस्तु में यानी कि धागे यानी कि फाइबर में जब बदला जाता है तो इसकी कीमत क्या हो जाती है, काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच जाती है, जिस कारण इसका व्यापार भी काफ़ी तेजी से किया जाता है। ऐसे कुछ देश है जहाँ पे कॉटन जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे यूरोप,
भारत, चाइना जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 ऐसा देश है जहाँ पे कॉटन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। उसके बाद भारत आता है, फिर अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ये सब क्या है, ऐसे देश है जहाँ पे कॉटन काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। उद्योगों के वितरण में तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। तो आइए जानते हैं फिर इसके बारे में। तो सबसे पहला है कि इस प्रकार के उद्योग में विज्ञान और इंजीनियरिंग उत्पाद का निर्माण किया जाता है, जो कि काफ़ी रिसर्च के आधार पे संभव हो पाता है। यानी कि इसमें हर एक बारीक चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है, और इसमें जो श्रमिक यानी कि जो लेबर होती है वो अधिकांश स्केलेबल होती है, यानी कि कुशलतापूर्ण होती है, काफ़ी नॉलेजेबल होती है। और इसका अधिकांश काम जो होता है वो कंप्यूटर और यंत्रों यानी मशीनों के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार के उद्योग साफ सुथरे बड़े भवन, कार्यालय और प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में किए जाते हैं। इसी कारण इन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव यानी कि टेक्नोलॉजी हब के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सिलिकॉन वैली और भारत के बेंगलोर शहर में स्थित सिलिकॉन वैली। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था द्वितीयक किरणें वो फिनिश होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।